हाँ जी बच्चे, शुरू करें। उधर मेरी आवाज आ रही है बच्चे ऑनलाइन में? यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं। यस सर। चलिए बेटा, देखिए आज हम रिवीजन के सेक्शन में सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। और रिवीजन की क्लासेस में सबसे पहला जो हमारा सेक्शन रहेगा कि एनसीईआरटी में से क्या आ सकता है। ठीक है, एनसीईआरटी में से क्या आ सकता है, एनसीईआरटी के जो डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको तो छोड़ के ही मत जाना जो मैं अब इस सेक्शन में डिस्कस करूंगा। जो स्टार्टिंग का टॉपिक है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे यूनिट्स वाला, प्यूरिफिकेशन वाला, होमोजीनियस हेटेरोजीनियस वाला। बाकी ये तो शायद आपने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा, होमोजीनियस क्या होते हैं, हेटेरोजीनियस क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। ये चीज आपने 9th क्लास में भी पढ़ रखी है। चलिए बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर का एक क्वेश्चन आ सकता है और वो फिजिक्स में जो पढ़ते हो वही सेम केमिस्ट्री में। तो एक सिंगल एमसीक्यू या डायरेक्ट क्वेश्चन सब्जेक्टिव में, नॉट मोर देन वन। हाँ जी, जब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में आएंगे तो स्टेटमेंट ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और गैलुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम मत छोड़ के जाना। स्टेटमेंट मैं दोबारा बता देता हूं। मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता है when two elements forms two or more than two compounds, then the ratio of one element which combines with the same amount of another bears a simple whole number ratio with one another। ये लॉ ऑफ कौन सा लॉ बताया मैंने आपको मैंने बच्चे? ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात मैंने आपसे करी। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देके बात आगे बढ़ाता हूं। एक एग्जांपल देके बात आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि इसके ऊपर एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन सकता है ना। जैसे H और O है, H और O मिलके H2O और H2O2 बनाते हैं। दोनों में H का मास 2 ग्राम है और इसमें H16 है और इसमें H32 है। तो रेशियो वन एलिमेंट which combines with the fixed amount of another bears a simple whole number ratio with one another। मतलब एक की रेशियो सिंपल होल नंबर होगी, शर्त ये है सामने वाले का अमाउंट क्या होना चाहिए, सेम। मैं एक और एग्जांपल बताता हूं। कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों में कार्बन का मास 12 है, पर मोनोऑक्साइड में कार्बन इज 16 एंड डाइऑक्साइड में कार्बन इज, तो दोनों में कार्बन का अमाउंट सेम है, तो ऑक्सीजन की रेशियो कितनी हो जाएगी, सिंपल होल नंबर रेशियो बाय मास। तो स्टेटमेंट याद कर लेना जो मैंने थोड़ी देर पहले बोली, नोट्स में तो आपको लिखी हुई है, वहां से उठा के याद कर लेना। और स्टेटमेंट इधर से उधर ना हो, आप अपनी लैंग्वेज में क्रिएट मत करें। फिर इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, गैलुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। मैं जब टीचर था मैं इसकी स्टेटमेंट जरूर पूछता था, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट में एक ऐसा पॉइंट आता है जो बच्चा मिस कर देता है। पर प्लीज आप एग्जाम में मिस मत करना, 1 नंबर जाएगा। पहले मैं इसका एग्जांपल, फिर मैं इसकी स्टेटमेंट बोल दूंगा। जैसे हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद क्लोरीन गैस गिव्स 2HCl गैस। तो अगर इसकी वॉल्यूम 1 यूनिट है, इसकी वॉल्यूम 1 यूनिट है, तो इसकी वॉल्यूम 2 यूनिट होगी। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, फिर मैं बात करूंगा। N2 गैस, 3H2 गैस, 2 अमोनिया गैस। अगर बैलेंस कर लेना, बिना बैलेंस के बात नहीं होगी। अगर इसकी वॉल्यूम 1 यूनिट है, इसकी 3 यूनिट है, यहां से 3 आया, और इसकी 2 यूनिट है, तो ये कहता है कि जब गैसेस रिएक्ट करके गैसियस प्रोडक्ट बनाएं, जब गैसेस रिएक्ट करके गैसियस प्रोडक्ट बनाएं, तो उन गैसेस की वॉल्यूम की रेशियो, उन गैसेस की वॉल्यूम की रेशियो, जैसे इसकी वॉल्यूम की रेशियो कितनी आएगी, 1:3:2। इसकी वॉल्यूम की रेशियो कितनी आएगी, 1:1:2। तो उसकी गैसेस की वॉल्यूम की रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो आएगी। शर्त इसमें ये होती है कि मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर डन अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब
इनकी वॉल्यूम की मेजरमेंट सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर होनी चाहिए। ये लाइन बच्चा नहीं लिखता जिसकी वजह से उसका नंबर जाता है। और जब मैं पेपर चेक करता था मैं ये देखता था मैक्सिमम बच्चों ने यही लाइन नहीं लिखी होती थी और इसी लाइन के चक्कर में उनका एक नंबर जाता था। तो इस लाइन के ऊपर फोकस करना स्टेटमेंट बोल रहा हूं। When the gaseous reactant combines with when gaseous reactant combines with each other to form a gaseous product, then they always do so in their volume, which bears a simple whole number ratio with one another, provided ये line सबसे important है, provided the measurement of volume are done under similar condition of temperature and pressure। ये line जरूर 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 लिख लेना। क्लियर है बात? अब इसमें रेशियो क्या आ रही है? ये वॉल्यूम की रेशियो है। मतलब अगर ये 1 लीटर खर्च होगा तो ये 3 लीटर खर्च होगा और ये 3 लीटर खर्च होगा तो ये 2 लीटर प्रोड्यूस होगा। ये कहना चाह रहे हैं। और इससे एक चीज और सीखते हैं कि एक रिएक्शन में वॉल्यूम इज नॉट कंजर्व्ड, मास कंजर्व्ड होता है। वॉल्यूम इज नॉट कंजर्व्ड का मतलब देखो, यहाँ पे 1 लीटर और 3 लीटर मिला के कितना बना रहे हैं? तो 1 और 3 मिला के 4 लीटर थोड़ा बना रहे हैं। समझ आ रही बात? ये कोई लिक्विड थोड़ा है कि 1 लीटर पानी है, 3 लीटर तेल है, मिला के 4 लीटर सॉल्यूशन बन जाएगा। ये लिक्विड है, ये गैस है, गैस लिक्विड नहीं है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो जो आपने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन सीखे हैं उससे क्या मास कंजर्व्ड होता है, वॉल्यूम कंजर्व्ड होता है, दोनों या नन? सिर्फ मास इज कंजर्व्ड, वॉल्यूम इज नॉट कंजर्व्ड, ध्यान रखना। इसी से पता चलता नहीं होता न्यूमेरिकल इतने इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चैप्टर के शुरुआती टॉपिक्स को खोले तो फोकस किस पे करना? इन चारों लॉ की स्टेटमेंट पे। न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में नहीं है तो शायद टीचर भी ना पूछे। इन चारों का न्यूमेरिकल नहीं है, पर अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर देखेंगे मैंने सबके न्यूमेरिकल कराए, मेरे नोट्स देखेंगे सबके न्यूमेरिकल कराए। पर आपके पास इतना समय नहीं है इन एग्जाम की तैयारी में, फाइनल एग्जाम की तैयारी में, कि आप उनके न्यूमेरिकल में समय बर्बाद करें। मत करना। करने का मन हो तो एक एक न्यूमेरिकल तीनों का कर लेना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का, तीनों का एक एक न्यूमेरिकल कर लेना। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़े। इसके बाद टॉपिक आता है एटॉमिक मास का। इसके बाद एटॉमिक मास का टॉपिक आए। अब एटॉमिक मास में से मेरे हिसाब से क्या क्वेश्चन आ सकता है? 1U की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे नॉर्मली गलत लिखते हैं, नोट पे से निकाल लेना। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास का न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दो तरीके से न्यूमेरिकल आ सकते हैं, मैं आपको दोनों का एक रिव्यू दे देता हूं कि दो तरीके से क्या न्यूमेरिकल आ सकता है। आओ दिखाता हूं। पहला कि दो एलिमेंट दे रखे हैं, उनके एटॉमिक मास दे रखे हैं, उनकी परसेंटेज दे रखी है, कह रहा है उनकी एवरेज एटॉमिक मास निकालो। दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज से एवरेज एटॉमिक मास। तो इसका आंसर आता था एवरेज एटॉमिक मास का 35.5 और यूनिट क्या लिख के आनी है? यू, यूनिफाइड मास। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन बनता है एवरेज एटॉमिक मास का। एक उल्टा बनता है इसका। उल्टा ये बनता है कि क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 दो आइसोटॉप्स हैं, इनका एवरेज एटॉमिक मास 35.5 यू है। फाइंड देयर रिलेटिव परसेंटेज। तो उसमें आपने इसको x मान लेना है, इसको 100 माइनस x मान लेना है। अब करना वही है जैसे पहले किया है, इसमें आंसर दे ही रखा है। इसमें आंसर कितना दे रखा है? 35.5। अब कैसे करेंगे? 35 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 37 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? और डिवाइड किससे कर देंगे? यहां से पहले बच्चा x निकाल लेगा। मान लो x इसमें 75% आ गया, तो आप लिख देना कि x 75% आ गया। तो x था क्या? बच्चा ना x के बाद ये नहीं लिखता कि x था क्या। x 35 75% और 37 25%। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करा देता हूं जो मेरे नोट्स में भी मिलेगा आपको। जैसे B10 और B11 है, इनका एवरेज एटॉमिक मास 10.8 यू है। फाइंड द रिलेटिव परसेंटेज। तो आप मान लेना लेट B10 इज एंड B11 इज, तो आपको एवरेज एटॉमिक मास तो दे ही दिया,
अब 10 को किससे मल्टीप्लाई कर देगा बच्चा? 11 को किससे मल्टीप्लाई कर देगा बच्चा? 100 माइनस, और डिवाइड किससे कर देगा? 100 टोटल परसेंटेज होती है। यहां से बच्चा एक्स निकाल लेगा। एक्स कैसे निकालना वो तो आप जानती हैं। यहां से बच्चे का एक्स आ जाएगा 20%। अब एक्स था क्या? एक्स था B10, तो B10 हो गया 20%, तो B11 की परसेंटेज कितनी आ जाएगी? और अगर आपको कहता है फाइंड देयर रिलेटिव रेशियो, तो घबराना मत। अब 20 और 80 की रेशियो क्या होती है? आप लिख देना B10:B11, का आंसर आ गया 1:4। तो रिलेटिव रेशियो बाद में निकाल देना, पहले परसेंटेज निकाल के क्वेश्चन कर देना। ये बात समझ में आ गई? तो अब एटॉमिक मास से क्या क्वेश्चन आ सकता है? एटॉमिक मास से भैया बड़ा सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, एवरेज एटॉमिक मास। या तो परसेंटेज से एवरेज मास निकालना होगा, या एवरेज मास से क्या निकालनी होगी? चांस कम है, चांस कम है। मैं इतना नहीं इस पे दाव लगाऊंगा कि ये आएगा, मेरे ख्याल से लीस्ट चांस। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास की और मोल कंसेप्ट की। ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, ट्राई भी मत करना। अगर आपको इन क्वेश्चन की ट्राई करने की जरूरत पड़ रही है तो थोड़ा बहुत चिंता का विषय है। ये भी इंपीरिकल फॉर्मूला मैं भी करा दूंगा, इंपीरिकल फॉर्मूला भी करा दूंगा, वेट कर लो। ठीक है, आना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, मैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में से आता है, कर लेना। 1.2 छोड़ना मत। आ जाओ जी, मोल कंसेप्ट के भी न्यूमेरिकल करा रहा हूं। पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के लीजिए जी। 1.4, 1.5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब अभी तक जितने पेज खुले हैं उसमें से 1.5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर भी रट जाना इसका, तो मैं बता देता हूं, जिसने मेरी क्लासेस करी उसको भी रटा होगा। 10 किलो हाइड्रोजन है, 50 किलो नाइट्रोजन है। इसमें आपको सबसे पहले क्या शो करना होगा? लिमिटिंग कौन है, एक्सेस कौन है। ठीक है जी, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट आएगा H2 और एक्सेस रिएजेंट आएगा। ठीक है जी, तो उससे N2 कितना यूज होगा? N2 यूज होगा 4666.6 ग्राम। ठीक है जी, और N2 अगर 4666.6 ग्राम यूज होगा, H2 तो 10 का 10 किलो यूज हो रहा है। समझ में आ गई बात जी? तो वहां से आप इजिली निकाल सकते हैं। ये दस किलो 50 किलो का क्वेश्चन है, सॉरी। तो इनको जोड़ के कर लेना, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आ जाओ जी, कंसंट्रेशन में आ जाओ। एग्जाम्पल 1.8 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोलैलिटी से मोलैलिटी, मोलैलिटी से मोलैलिटी। अभी करा दूंगा, टेंशन मत लेना। जो इंपॉर्टेंट है वो तो करा के भेजूंगा मैं आपको, जो इंपॉर्टेंट अपने हाथ से करा के भेजूंगा। आओ जी, बैक क्वेश्चंस। 1.3, 1.4, 1.6, 1.9 तो करा ही दिया मैंने। 1.10, 1.11। ये सिग्निफिकेंट फिगर वाले नहीं बता रहा, आप एक आधे ट्राई कर लेना अपने आप। अब ये देखो, ये क्वेश्चन देखो 1.21 कह रहा है इसमें N2 इतना, ऑक्सीजन इतना, N2 इतना, ऑक्सीजन इतना, N2 इतना, ऑक्सीजन इतना, N2 इतना, ऑक्सीजन इतना। कह रहा है इससे कौन सा लॉ प्रूव हो रहा है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल प्रूव हो रहा है। मैंने ये भी तो बताया, जब दो एलिमेंट मिलकर दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो एक की रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो होती है। शर्त यह है कि पहले वाले का अमाउंट क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। आओ आपको दिखाता हूँ, आओ आपको दिखाता हूँ।
आप बताओ, ये 14 16 14 32 28 32 28, तो इसमें ना ये सेम है ना ये सेम है, सेम तो कोई भी नहीं है दोनों में से। तो आप एक काम कर सकते हो, आप 28 28 है ना, इसको 28 28 बना सकते हो। आप इसको 28 कैसे बना सकते हो, किससे मल्टीप्लाई करके? इसको 28 कैसे बना सकते हो, किससे मल्टीप्लाई करके? अब सबका मास क्या हो गया, पर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सारे। अब ये सारे के सारे कितने ग्राम हो गए? जब ये 28 है तो इसकी रेशियो ले लो, सिंपल होल नंबर रेशियो आ जाएगी। मतलब एक की रेशियो कब सिंपल होल नंबर रेशियो आती है? जब पहले वाले का मास सेम हो। तो इसने क्या किया है, इसमें दो में सेम है, दो में सेम नहीं है, तो आप 2 से मल्टी, आप एक काम और कर सकते थे। हाँ मेरी बच्ची शाबाश, इसको 2 से डिवाइड कर लेते। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करते तो फिर इसको 2 से डिवाइड करते, फिर इसका मास सेम हो जाता तो फिर आप इसकी रेशियो ले लेते। समझ में आ गया क्वेश्चन भी? आगे बढ़े। 23 इंपॉर्टेंट है, 24 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 1 किलो और 3 किलो वाला क्वेश्चन है, 1 किलो और 2 किलो वाला, दोनों ही मेरे नोट्स में है। मतलब लिमिटिंग रेजेंट और एक्सेस रेजेंट में क्वेश्चन सबसे फेवरेट होता है ना, वो N2H2 का होता है। आपके स्कूल के पेपर हुए होंगे तो शायद आपको भी पता होगा, एक आधी बार तो टीचर ने वो भी पूछा होगा। सही कह रहा हूं? इन तुच्छे क्वेश्चंस पे टाइम मत बर्बाद करना, पिकोमीटर को मीटर में लेके जाओ, ये तो 9th में ना कराए हैं बच्चों को। हाँ, आजकल ना ऐसे क्वेश्चंस का ज्यादा पूछे जाने का चलन है कि पूछेगा इनमें से किसका नंबर ऑफ एटम ज्यादा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आजकल। कैलकुलेट मत करने बैठे ना, आप मोल निकाल लो, जिसके मोल ज्यादा उसके एटम ज्यादा, या जिसके मोल ज्यादा उसके मॉलिक्यूल ज्यादा। तो बच्चे क्या करते हैं जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, तो बच्चे ना एटम्स निकालने बैठ जाते हैं यूजिंग मोल कंसेप्ट। खैर मैं आपको मोल कंसेप्ट का एक फॉर्मूला फटाफट बता देता हूं, याद दिला देता हूं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिकुलर मास, नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर एट एसटीपी। एट एसटीपी की अहमियत उन बच्चों को ज्यादा समझ में आई होगी जो मेरे लास्ट लेक्चर में थे, जब मैं ड्यूमास मेथड करा रहा था, कि वॉल्यूम तभी मोल कंसेप्ट में अप्लाई हो सकता है जब वॉल्यूम किस कंडीशन पे हो, एसटीपी पे हो। आप में से कई बच्चे होंगे उस क्लास में। अब ये मोल कंसेप्ट है। अब बच्चा क्या करता है, बच्चा कहता है मुझे मास दिया हुआ है, यानी कि मुझे ये दिया हुआ है, और मुझे इनके क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम, तो नंबर निकालने बैठ जाता है। आप ये बेवकूफी मत करना, आप बस ये पता लगा लो कि भैया किसके मोल ज्यादा, जिसके मोल ज्यादा उसके एटम ज्यादा। अब एक बात बताओ, इस सभी में सबका मास कितना दे रखा है? एक। इधर आना जरा, सबका मास क्या दे रखा है? सेम। यानी कि जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। मास तो सबका सेम है। तो आप इस क्वेश्चन में ध्यान दो, आप इस क्वेश्चन में ध्यान दो, इसमें किसका एटॉमिक मास सबसे ज्यादा होगा? इसका एटॉमिक मास गोल्ड है, हाईएस्ट एटॉमिक मास है इसका, ये 23 है, ये 7 है, ये 2 इंटू 35 है, 70 हो गया। तो हाईएस्ट एटॉमिक मास किसका हो गया? गोल्ड का। तो सबसे ज्यादा सबसे कम मोल्स किसके होंगे? सबसे कम एटम किसमें होंगे? गोल्ड में। तो हम मुझे तो लार्जेस्ट निकालना है। अब सबसे कम मास किसका है, तो सबसे ज्यादा मोल किसके आएंगे? तो लिथियम के सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। अरे लॉजिक समझ में आया? कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे जो मेरे पास 9th क्लास से जुड़े हुए हैं, इनको मैंने ऐसे क्वेश्चन 9th क्लास में सिखा दिए थे। हालांकि मोल कंसेप्ट 9th क्लास में नहीं पढ़ाते, मैंने पढ़ा दिया था इन बच्चों को। मैंने इनको 9th क्लास में भी ये सिखाया था कि अगर आपको डिफरेंट मॉलिक्यूल का मास दिया हुआ है और पूछता है किसके मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, आप मत कैलकुलेट करो, सीधा क्या कैलकुलेट करो? नंबर ऑफ मोल्स, जिसके मोल ज्यादा उसके मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाएंगे। लॉजिक समझ में आया? और क्वेश्चन और तब आसान हो जाएगा जब सबका मास क्या दे रखा हो। जब सबका मास सेम दे रखा तो और आसान हो गया। मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ ऐसा एक, आओ मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, दिखाता हूँ। ऐसे क्वेश्चन तो एमसीक्यू में भी आ सकते हैं और आती हैं। ये देखिए, कह रहा है किसके अंदर मैक्सिमम
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स किसके अंदर ज्यादा होंगे, 2 ग्राम NaOH, 2 ग्राम वाटर, 2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ग्राम नाइट्रोजन। मुझे क्वेश्चन करके करना क्या है, मुझे तो अब देखो ना, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये मोल्स होता है, मास सबका सेम है, मैंने मास को पुट करके करना है क्या, बचा मॉलिक्यूलर मास। जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा उसके मोल सबसे, जिसके मोल सबसे ज्यादा होंगे उसके मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा होंगे। आओ मॉलिक्यूलर मास देखते हैं। N2 का मॉलिक्यूलर मास 28 ग्राम पर मोल, 44 ग्राम पर मोल, 18 एंड NaOH इज 40। तो हो गया क्वेश्चन। और अगर आपको कहे अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो सबसे कम मॉलिक्यूल किसके लग रहे हैं आपको, सबसे कम मॉलिक्यूल, सबसे कम, ज्यादा नहीं, सबसे कम मॉलिक्यूल CO2 के होंगे, फिर उसके बाद मॉलिक्यूल्स होंगे, फिर उसके बाद मॉलिक्यूल्स होंगे, और सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किसके हो जाएंगे। बस ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता था। तो आपने एक ही कॉमन सेंस लगानी है कि भैया जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा। और कभी कभी आपसे चालाकी खेलेगा, हो सकता है सबका मास क्या दे रखा हो, फिर सबके मोल अलग से निकालना। पर मोल निकालने का, मॉलिक्यूल निकालने की जरूरत क्या है, मोल ज्यादा तो मॉलिक्यूल ज्यादा। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़े। 30 इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन, कई स्कूल में डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन है, मैं तो कहते हैं उसको रट ही लो। MCQ में भी डायरेक्ट आता है, JEE नीट में। अरे एक एटम का मास मांगा है ना, किसका मास मांगा है, ये देखो, व्हाट विल बी द मास ऑफ 1C12 एटम, एक। अभी मैंने नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या बताया, नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, मास अपॉन मोलर मास। पर एग्जाम में प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट कर देना भाई। अब आपको नंबर कितना दे रखा है, एक ही तो दे रखा है, 1 लाख 2 लाख थोड़ा ना दे रखा है, सिर्फ एक ही तो दे रखा है, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर इज इक्वल टू मास। मास निकालना है कार्बन का, और कार्बन का एटॉमिक मास कितना लेना है, 12। अरे 13 भी होता है, 14 भी होता है, 12 वाले का पूछ रहा है। तो लो जी, समझ आ गई बात जी। और ये मास ऑफ C12 कितना आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 6.022 10 रेज़ टू द पावर। और जितने बच्चे मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए ना, पहले लेक्चर से, पहले दिन से, उनको मैंने एक बात सिखाई थी कि 1/एवोगैड्रो नंबर रट लो, बहुत काम आता है, बताया था ना बच्चों। तो 1 अपॉन एवोगैड्रोस नंबर होता है 1.66 10 रेज़ टू द पावर माइनस, ये रट लो। अब क्यों रटवा रहा हूं, क्योंकि जिस दिन ये डिनोमिनेटर में हुआ ना, बड़ा तंग करेगा भाई। और बच्चा अपनी मुसीबत खुद ही बढ़ा लेता है, पता कैसे, इसको हटाता है 3 और 3 जीरो लगा देता है, ये सबसे पहली मुसीबत बढ़ा ली उसने। नहीं होगा तो लगा रहा है। आप एक काम करो, आप एक काम करो, आपने इसका डिनोमिनेटर अगर ये एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लीकेशन में होता फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, मल्टीप्लाई करना आसान होता है, बचपन से मल्टीप्लीकेशन हमेशा आसान लगी हुई है आपको डिवीजन से, तो मल्टीप्लीकेशन में होता कोई दिक्कत नहीं है। 1 अपॉन में ना इसका आंसर याद कर लो, इसका रेसिप्रोकल रख लो। अब क्या होगा इसका रेसिप्रोकल, 12 इंटू इसका रेसिप्रोकल क्या है, 1.66 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस। अब यूनिट किस में आ जाएगी, मास निकालना ग्राम में आ जाएगी, निकाल लेना, हो जाएगा बच्चे। जब भी 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर हो, आप उसको जगह 1.66 इंटू 10 रेज़ टू द पावर। और इसका एक और फायदा है, इसका एक और फायदा है, अगर आपको है 1U इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम, तो 1U इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम, ये 1U का आंसर तो है, 1U इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 24। समझ में आ गया जी, क्लियर हो गया। आ जाओ, ये भैया परसेंटेज से मास कैसे निकालेंगे, इसकी परसेंटेज इंटू दिस, इसकी परसेंटेज इंटू दिस, इसकी परसेंटेज, इसको मत देखना, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय 100, हो जाएगा क्वेश्चन। ऐसे हुआ।
कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले मैं इंपॉर्टेंट बता दूं, फिर मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। 33 वेरी इंपॉर्टेंट, 34 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 35 एंड 36 चारों इंपॉर्टेंट छोड़ के मत जाना। इस चैप्टर के लास्ट के 4 सबसे इंपॉर्टेंट है। और आप आज साल के अंत में यहां मेरे सामने बैठे हैं, शायद आप लोगों ने स्कूल के 3-4 पेपर दे दिए होंगे जिसमें चैप्टर आया होगा, और आप इस बात के गवाह हैं कि सर इन 4 में से ना कोई एक जरूर होता था हमारे पेपर में। इन 4 में से ना एक जरूर होता था हमारे पेपर में। इन चारों में से एक भी मत छोड़ के जाना, और अपने हाथ से प्रैक्टिस करके जाना। मेरी वीडियो में सारे क्वेश्चंस हैं बच्चे, बाकी मैं तो कराऊंगा, मेरी वीडियो में सारे क्वेश्चंस हैं, छोड़ के मत जाना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको पता है मेरा फेवरेट, वेल्डिंग फ्यूल गैस। ये सीधा 5 नंबर में पड़ता है, ये सीधा 5 नंबर में। आओ पहले 33 करा देता हूं भाई, ये भी 3 नंबर में आएगा, आएगा तो सीधा 3 नंबर में आएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या गलती होती है, कह रहा है नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं 52 मोल्स। अभी मैंने आपको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बताया मेरे बच्चों, क्या निकालने हैं नंबर ऑफ, तो फिर नंबर अपॉन ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं, इनटू में क्या हो जाएगा एवोगैड्रो, तो 52 इंटू एवोगैड्रो, नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। फर्स्ट पार्ट डन, फर्स्ट पार्ट तो बच्चे वाला। आगे बढ़ते हैं, पहले थर्ड करा देता हूं। 52 ग्राम, मतलब मास से क्या निकालना है, मास से क्या निकालना है, नंबर, मास से नंबर। तो अब हम करेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, नंबर निकालना है ना, नंबर निकालना है तो नंबर वाला फॉर्मूला तो लगेगा, इतनी कॉमन सेंस तो है। चलिए, अब आपको मास दे रखा है, अब मास दे रखा है तो मास वाला फॉर्मूला भी लगेगा। अब आप एक चालाकी करना, आप कैपिटल एम में लिखना, क्योंकि अभी पीछे बच्चा बोल रहा था मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास बोल देगा तो फंस जाएगा। क्वेश्चन एटम क्या है, एटम का एटॉमिक मास होता है, तो सबसे सेफ शब्द क्या होता है, मोलर मास। मोलर मास मतलब एक मोल का मास, एक मोल का मास एटम का भी हो सकता है, एक मोल का मास मॉलिक्यूल का भी हो सकता है, तो सबसे सेफ क्या हो गया इसके लिए, बच जाएगा, मॉलिक्यूलर मास लिख के फंस जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन में क्या है, आपको मास कितना दे रखा है, मास 52 ग्राम। हीलियम का एटॉमिक मास आपको बचपन में याद हो गया होगा, कितने ग्राम होता है, 4। एवोगाड्रो नंबर अभी मैंने बताया कितना होता है, 6.02 टू 10 raised to the power, तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ एटम विल बी इक्वल टू दिस इनटू दिस अपॉन दिस, क्वेश्चन हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। कई बच्चे इस गलत फहमी में रहते हैं यू और ग्राम तो एक ही बात होती है। ओ भाई यू और ग्राम एक ही बात नहीं होती, अभी तो बताया, यू और ग्राम में रिलेशन अभी तो सिखाया मेरे बच्चों, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1, आओ देखो, फोर यू में एक हीलियम एटम होता है, एक हीलियम एटम, एक यू में कितने हो जाएंगे 1/, और हैं कितने यू, तो 52/4, तो आंसर आ गया 13 हीलियम। इसमें किसी को दिक्कत, दूसरा तरीका मैं सिखा रहा हूं, आओ इसका दूसरा तरीका देखते हैं। ये समझ में आ गया बच्चे, ये तो सिंपल है, यूनिटरी मेथड है। फिर इसका दूसरा तरीका है, वो थोड़ा लंबा है, उसमें आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि 52 क्या दिया है, यू, और अभी मैंने बताया कि यू में कितने ग्राम होते हैं, यू में कितने ग्राम होते हैं 1.66 10 raised to the power माइनस, आप इसको किस में ले गए, आप इसको ग्राम में ले गए। अब मैं मोल कंसेप्ट लगा दूंगा जैसे भी लगाया था, और दिखाता हूं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन, क्योंकि मास निकालना है, नंबर अपॉन, क्योंकि नंबर दिया, सॉरी नंबर निकालना, मास दिया हुआ, समझ आ गया। अब बताओ जी मास कितना पुट करूं, मास ये वैल्यू कितनी वैल्यू पुट करूं, 52 इंटू 1.66 इंटू 10 raised to the power, इसको दिक्कत, डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब हीलियम का मोलर मास कितना होता है भाई, इज इक्वल टू, नंबर निकालना है, अपॉन में क्या, अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, नंबर ऑफ हीलियम इज इक्वल टू, जरा ध्यान देंगे सारे बच्चे, 52
इंटू 1.66 10 रेज़ टू द पावर इंटू एवोगाड्रो नंबर, अरे बोलो, डिवाइडेड बाय, अरे ये तो कट गया ना, ये क्यों कट गया, ये रेसिप्रोकल है। अगर कोई दो चीजें एक दूसरे की रेसिप्रोकल है तो उनकी प्रोडक्ट हमेशा कितनी होती है, 1 होती है, नहीं होती है, बोलो। तो x इजिकल टू 1/y है तो x इंटू वाई तो 1 ही हो गया। अरे इतना मैथ तो आता है, नहीं समझ में बेटा, तो बस फिर इनको काट दो, आंसर सीधा 13 आ गया। ऐसे करना है, ऐसे करना, ऐसे करना, मर्जी है आपकी, आगे बढ़े। मैंने वीडियो लेक्चर में दोनों तरीके से सिखाया हुआ, पर इंपॉर्टेंट है। आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लिए बच्चों, अगर समय ना हो कम से कम ये Excuse तो me, कर sir. जाना। अब बच्चे डाउट बोलो, सर डिनोमिनेटर में क्या लिखा था आपने? इसमें अंडू कैसे होगा, नहीं डिनोमिनेटर में द्वारा कर देता हूं मैं, क्या इतना टाइम लगाऊंगा। नंबर ऑफ मोल्स, मैंने लगाया था बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास नंबर अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। तो ये मैंने पुट कर दिया था 52 इंटू 1.66 10 की पावर माइनस 24। ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 1.66 10 रेज़ पर माइनस 24 और एवोगाड्रो नंबर ये तो कट जाएंगे, बचेगा सिर्फ 52। 52 ये 4 4, तो आंसर 13 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 आंसर 13। आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चे, समझ में आ गया, चलो चलिए बच्चों, देखो देखो बच्चे, प्रॉब्लम पता कब आएगी आपको, प्रॉब्लम तब आएगी जब टीचर स्कूल का पेपर बनाते वक्त एज इट इज क्वेश्चन को कट कॉपी पेस्ट कर देगा, आप वहां फंस जाओगे। ये बात मैं आपसे लास्ट क्लास में जब ड्यूमास दलदास के न्यूमेरिकल करा रहा था, कैरियस मेथड के न्यूमेरिकल करा रहा था, मैंने एक बात कही थी कि एनसीईआरटी में जब वो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं तो उसमें ब्रोमीन के एटॉमिक मास की जरूरत पड़ेगी, आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने नहीं दिया होता, हालांकि देना चाहिए। तो ब्रोमीन का एटॉमिक मास 80 मैंने याद कराया, आयोडीन का एटॉमिक मास 127 याद कराया था, नहीं कराया था लास्ट क्लास में। अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में कहता है कि क्लोरीन की प्रिपरेशन लैब में, मतलब क्लोरीन को हम लैब में ऐसे बनाते हैं, ठीक है जी, क्लोरीन को लैब में हम ऐसे बनाते हैं। आप में से के बच्चों को मैं बता दूं जो जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन ऐसे ही आया हुआ, विच ऑफ फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर क्लोरीन इन द लेबोरेटरी, चार ऑप्शन, ये आंसर है जिसमें क्लोरीन लेबोरेटरी में बनाते हैं। तो मतलब आप देख रहे हो जेई नीट वाले कहां से क्वेश्चन उठा के डाल देते हैं, लॉजिक समझ में आया। चलो खैर, ये किसी जमाने में पी ब्लॉक में हुआ करता था, पर अब नहीं है, पी ब्लॉक तो सीबीएसई से हटा ही दिया। ये एक रिएक्शन है जो आपको दे रखी है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि HCl के कितने ग्राम चाहिए 5 ग्राम MnO2 के साथ रिएक्ट करने के लिए, सिंपल स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन है। पर ये क्वेश्चन वही बच्चा कर सकता है जिसको मैंगनीज का मास आता हो, गॉट माय पॉइंट। क्या क्वेश्चन में मैंगनीज का मास दे रखा है, आपके टीचर ने अगर नहीं दिया ना तो आप क्वेश्चन छोड़ाओगे, तो ऐसी बेवकूफी मत करना। अब इसका एटॉमिक मास याद कर लो 58, याद कर लो भाई, भैया एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मैं इसका एटॉमिक मास याद कर लेता हूँ, टीचर दे देगा तो बढ़िया है, नहीं देगा मैं 58 से तो कर लूंगा, 58.5 होता है, मैं 58 से तो कर लूंगा। लॉजिक समझ में आया, शुरू करें क्वेश्चन, इसको रट लेना, टीचर पे ब्लेम मत डालना, सर आपने एटॉमिक मास नहीं दिया, आप अपनी जिम्मेवारी खुद समझो और खुद याद करके जाओ। आओ क्वेश्चन करते हैं। आपको ये इक्वेशन दे रखी है 4HCl प्लस MnO2, मैं आगे की बात नहीं करना, जरूरत नहीं है। How many grams of HCl are required? Let HCl required is, क्या लिख देना। अब 4 इंटू इसका मास, HCl होता है 35.5 प्लस 1 36.5, तो 4 इंटू 36.5, समझ में आ गया। इसका मास कितना दे रखा है, 15 है बेटा, 5 है।
5 ग्राम। अब इसका मोलिकुलर मास निकाल लो, 58 प्लस 32 90 हो गया। पर अगर 58.5 दे रखा हो तो 58.5 ले लेना भाई, क्वेश्चन हो गया। कैसे क्वेश्चन हो गया मेरे बच्चों? x अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी कि x अपॉन 4 इंटू 36.5 इज इक्वल टू 5 अपॉन 90। तो x निकाल लोगे और लिख देना HCl रिक्वायर्ड इज इतने ग्राम, हो जाएगा क्वेश्चन। Mn का मास याद कर, आगे बढ़े। हाँ, क्वेश्चन नंबर 35 इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा टेढ़ा भी है। कोई है जो कह रहा है कि सर मेरे स्कूल के पेपर में आया था कैल्शियम कार्बोनेट टू HCl वाला? अगर आया था ना, अगर आया तो छोड़ दो, जिसको नहीं आया ना वो कर देना, अब आएगा। समझ आ गया? और देखते हैं, इक्वेशन दे रखी है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl गिव्स दिस प्लस दिस प्लस दिस। ठीक है जी, आ जाओ। कह रहा है व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड, लेट कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड इज एक्स ग्राम। ये लाइन लिख देना, टीचर को नहीं पता आपने किसको एक्स माना है। लेट कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड इज, जब यहां एक्स ग्राम लिख ही दिया है तो यहां इसका मॉलिक्यूलर मास बच्चों, दो का मॉलिक्यूलर मास सेंचुरी है, एक कैल्शियम कार्बोनेट और एक हेप्टेन। हेप्टेन भी 100 और कैल्शियम कार्बोनेट भी 100। जो बच्चे होते हैं कैल्शियम 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 48 मिला के 100। लेजेंड्स सीधा 100 लिखते हैं। आगे बढ़े, ठीक है? आप बच्चे हो लेजेंड्स हो, अब महान बच्चे हो, सीधा क्या लिखोगे? तो आगे बात समझ में, मतलब थोड़ी इज्जत दे दी, बच्चे खुश हो गए। चलो अब आगे क्या करना है, अब इधर देखो, इतने के साथ रिएक्ट करना है। अरे बाप, वॉल्यूम है, मोलैरिटी है, वॉल्यूम, और आप मोलैरिटी का फॉर्मूला जानते हो, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इनटू में, बोलो बोलो बोलो, ये फॉर्मूला जानते हो? मोलैरिटी 0.75, वॉल्यूम मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दूं, दिस इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना भाई 25 डिवाइडेड बाय 1000 कर दूं सीधा, तो यहां पे क्या आ गए? नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ मोल्स आगे किसके? HCl के आगे। आप एक काम करना, जितने भी मोल्स आए यहां लिख देना। मोल समझ में आ गया? यहां ये इक्वेशन कितने मोल बता रही है इसके, तो नीचे 2 मोल लिख दो। क्वेश्चन हो गया। कैसे क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन हो गया, कैसे क्वेश्चन हो गया? दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, एक्स आ जाएगा। तरीका नंबर 1 समझ में आ गया बच्चों? अरे समझ में आया? दोबारा से देख लो। कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास चाहिए, लेट मास रिक्वायर्ड इज एक्स ग्राम। अगर यहां ग्राम लिखा है तो नीचे ग्राम, यहां मोल लिखूंगा तो नीचे मोल। आ जाओ, अब मुझको HCl की मोलैरिटी और HCl का वॉल्यूम दे रखा है। अरे भाई, वॉल्यूम और मोलैरिटी से मोल्स सीधे आ जाते हैं, वॉल्यूम और मोलैरिटी से मोल्स सीधे निकल आते हैं। निकल आए मोल्स। जब आपने यहां मोल्स लिखे तो नीचे भी क्या लिखोगे? मोल्स। अरे मोल्स को मोल से डिवाइड करोगे ना, तो यहां 2 है तो 2 हो गया क्वेश्चन। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, एक्स आ जाएगा। दूसरा तरीका, ये सब समझ में आ गया बच्चे? बेटा ये ज्यादा आसान है, अगला तरीका थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको, ये ज्यादा आसान है, पर घर जाकर ट्राई करना बच्चों। आओ दूसरा तरीका देखो। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम। बोलो जी, इसमें किसी को दिक्कत? अब बच्चा क्या करेगा, मोलैरिटी दे रखी है, मोलिकुलर मास HCl का 36.5 होता है, HCl का मोलिकुलर मास। वॉल्यूम दे रखा है 25 ml, 1000 यूज करेगा। यहां से बच्चा क्या निकालेगा, किसका मास निकालेगा? HCl का मास आ गया। पर यहां पे बच्चे ने क्या निकाला जरा बताओ? यहां बच्चे ने निकाला HCl का मास, तो फिर नीचे मास की जानकारी।
2 इसका मोलिकुलर मास कितना होता है बोलो? 36.5। तो 36.5 इंटू 2 बिकम्स, अब मास की मास से रेशियो ले लेगा बच्चा, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तरीके दोनों ठीक है, पर इसमें आपको बताओ समय क्यों ज्यादा लग रहा है? क्योंकि बच्चे ने इसमें मोलिकुलर मास को भी इंक्लूड कर लिया जबरदस्ती। क्लियर हो गया कैसे करना है? बोलो बच्चे, अपने हाथ से ट्राई करके देखोगे इसको। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। मेरा तो फेवरेट क्वेश्चन है। आपके पेपर में आया ना? आपके कितने बच्चों के स्कूल में पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन? ओ भाई साहब, मतलब मैक्सिमम बच्चों के स्कूल में आ चुका है ये। कर जाना, आंसर भी कट जाना है इसका। और देखते हैं, कह रहा है वेल्डिंग फ्यूल गैस। वेल्डिंग गैस जो होती है, जो आप देखते हैं जो दरवाजे वगैरह वेल्ड कर रहे होते हैं लोहे के, उसके अंदर कह रहा है सी है और एच है। क्या क्या है? सी और एच, दो ही चीजें हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट, कह रहा है इस गैस को जब जलाया तो 3.38 ग्राम क्या मिली? कार्बन डाइऑक्साइड। 0.69 ग्राम क्या मिला? वाटर। और कुछ भी नहीं मिला, और कुछ मिलेगा भी नहीं, सी और एच ही तो है। आप में से कुछ बच्चे ड्यूमास हल्दास और कार्बन और हाइड्रोजन के एस्टिमेशन वाली क्लास में थे ना? ये क्वेश्चन मैंने एज इट इज बोला था, नहीं बोला था आपके सामने? अब बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट गिव्स कार्बन और 3.3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.69 ग्राम वाटर। ये सेम क्वेश्चन है। कह रहे 10 लीटर इतने ग्राम की पाई गई, वो गैस 10 लीटर थी, इतने ग्राम पाई गई। ठीक है, कह रहा है मोलर मास निकालो। पहले मोलर मास निकाल दूं? अरे कुछ नहीं, क्वेश्चन आता होगा, 3 में से 2, 5 में से 2 तो ले आना। मोलर मास निकालो। आपको क्या दे रखा है? वॉल्यूम। और आपको क्या दे रखा है? मास। तो फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स का? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वॉल्यूम वाला क्या होता है? वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4। और दूसरा कौन सा होता है? मास। मास वाला मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर। एन लिख दो या मोलर मास लिख दो, सेफ है, एटम में भी चल जाएगा और मॉलिक्यूल में भी चल जाएगा। अब बच्चा ये वॉल्यूम कितनी पुट करेगा? 10 लीटर, ये तो पता ही है वैल्यू। मास कितना पुट करेगा? 11.6। बच्चा यहां से क्या निकाल लेगा? इक्वेट ही तो करना है दोनों को। तो यहां से बच्चे का मोलर मास आ जाएगा 26 ग्राम पर मोल। लो जी, 3 में से टीचर उठा के सीधा क्या नंबर दे देगा आपको? 2 नंबर तो मोलर मास के ले जाना। आगे बढ़े। अब आपको इंपीरिकल फॉर्मूले में ना परसेंटेज चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है भाई? कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज चाहिए। पर यहां से कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है आपको। क्या दे रखा है मेरे बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन कैसे निकालेंगे? आप जरा देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन निकालना है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या निकालना है? आपको शॉर्टकट सिखा दूं? अरे बोलो, सीधा शॉर्टकट सिखा दूं? कल ही सिखाया मैंने, परसेंटेज ऑफ कार्बन। आओ डायरेक्ट सिखाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन निकालना है। कार्बन डाइऑक्साइड में सी का कितना कंट्रीब्यूशन है? 12। सहमत हो? कार्बन डाइऑक्साइड में सी का हिस्सा कितना है? 12। टोटल CO2 कितनी होती है? इनटू CO2 निकली कितनी है? पहले मास निकाल लो, परसेंटेज बाद में निकालना। टीचर कहेगा एक के साथ सारे ही क्वेश्चन कर दिया। मास ऑफ कार्बन, ठीक है जी। अब बताओ यहां से बच्चा क्या निकाल लेगा? कार्बन का मास आ गया बच्चा, समझ आ गया कैसे निकाला है? कैसे निकाला समझ में आ गया? कैसे? दोबारा देख लो। हमने कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन निकालना था। कार्बन कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड में? 12। अच्छा, हमने कार्बन डाइऑक्साइड से अगर ऑक्सीजन निकालना होता तो फिर ऑक्सीजन का मास ऊपर करता। चलो, कार्बन ये रहा, कार्बन डाइऑक्साइड टोटल कितनी है मल्टीप्लाइड बाय सी का मास, तो सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का मास ये रहा। तो यहां से किसका मास आ जाएगा आपके पास? तो मेरे ख्याल से 0.92 आता है ये आंसर। इतना समझ में आ गया? अब आपने वाटर से एच निकालना है। अब जरा बच्चों जिसको ये समझ में आया फोकस करे, वाटर से एच कैसे निकालेंगे? देखो, वाटर से किसका मास निकालना है बच्चे ने? आ जाओ,
क्योंकि सारा का सारा कार्बन फ्यूल से आया होगा, सारा का सारा हाइड्रोजन भी फ्यूल से आया होगा। आ जाओ, वाटर में H2, वाटर में H का हिस्सा कितना है? H का 2 ग्राम है। वाटर में H कितना है भाई? टोटल वाटर कितना होता है भाई? मल्टीप्लाइड बाय वाटर है कितना? बताओ जी, यहां से बच्चा क्या निकाल लेगा? शायद 0.08 आएगा। मेरी बात समझ आ गई बच्चों? क्लियर हो गया कैसे निकाला? या या फिर सिखाऊं, या फिर काम को रिकॉर्डिंग से देख लेते, रिकॉर्डिंग में अलग तरीके से सिखा रखा है। आज मैं यहाँ अलग तरीके से करा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में अलग तरीके से यूनिटरी मेथड से सिखा रखा है। और आप में जो जो बच्चे क्वांटिटेटिव एनालिसिस की क्लास में थे, मैंने उनको ये फॉर्मूला डायरेक्ट प्रोड्यूस करना सिखा दिया था। बोलो बच्चे। चलो 1 मिनट के लिए इसको पॉज करते हैं, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए पॉज करते हैं। मान लो आपको ये क्वेश्चन आया कि 3 ग्राम ग्लूकोज है, 3 ग्राम ग्लूकोज है, उसमें कार्बन कितने ग्राम? ठीक है जी, हमें टेस्ट करने में समझ में कितना आया? 3 ग्राम ग्लूकोज में कार्बन कितने ग्राम? आओ जी जरा मास ऑफ कार्बन निकालना सिखाते हैं। ग्लूकोज में कार्बन का हिस्सा कितना है? 6 इंटू 12, 6 इंटू 12 कितना भाई? 6 इंटू, समझ में आ गया? टोटल ग्लूकोज कितना होता है मल्टीप्लाई बाय ग्लूकोज है कितना? तो यहां से बच्चा क्या निकालने में सफल हो जाएगा? समझ में आ गया बच्चे? क्लियर होगी बात? चलो एक और क्वेश्चन और कराते हैं, एक क्वेश्चन और लो। आपके पास 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन कितने ग्राम? करें, आ जाओ। मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, आप मुझको बताओ कैल्शियम कार्बोनेट में O का कंट्रीब्यूशन कितना है? 16 इंटू 3, 48, 48। टोटल कैल्शियम कार्बोनेट कितना होता है? तो अब तो बच्चे थोड़ा ना तो लेजेंड सीधा लिखते हैं, मल्टीप्लाइड बाय क्या? आंसर कितना आ गया? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज 48%। हो गया समझ में? आगे बढ़े। सॉरी सॉरी 5 से सॉरी, परसेंटेज बाद में निकाल दिया। समझ में आ गई? क्लियर हो गया? हाँ, अब आ जाओ, अब आपको ये समझ में आया मेरे बच्चों? यहां देखो बच्चों, अब आपको ये क्लियर हुई कि मैंने 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कैसे निकाल ली? कैसे? CO2 में सी निकाल ली थी, सी का मास ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल का मास नीचे, मल्टीप्लाइड बाय कितना मास। क्लियर हो गया? चलो वाटर का भी ऐसे कर लिया कि 2 ग्राम H है, टोटल 18 में, इंटू में वाटर का मास, H का मास आ गया। अब बच्चा क्या करेगा? C और H के मास को जोड़ देगा, C और H के मास को जोड़ के कितना मास आ रहा है? 1 ग्राम आ गया। अब आपको परसेंटेज निकालनी होती थी, इंपेरिकल फॉर्मूला जिसने किया उसको पता है, हमें जो भी एटम दिया होता है हमें उसकी क्या चाहिए होती है? परसेंटेज। तो बच्चा क्या करेगा? कार्बन हाइड्रोजन परसेंटेज। अरे 1 ग्राम में 0.92 है तो इसकी परसेंटेज सीधी कितनी आ जाएगी? अब इसकी परसेंटेज आ गई तो इसकी परसेंटेज कितनी आ जाएगी? अब यहां पे हम क्या लगाते थे याद करो? कार्बन का एटॉमिक मास कितना, फिर परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, फिर सिंपल होल नंबर रेशो। आपको इस बात को रट लेना चाहिए, सिंपल होल नंबर रेशो इस क्वेश्चन में कितनी आएगी? 1:2, रट लेगा। तो चलो जी, इंपेरिकल फॉर्मूला कितना आ जाएगा इसका? C1, और इंपेरिकल फॉर्मूले से मास कितना आ जाएगा इसका? 13 ग्राम। अच्छा मॉलिक्यूलर मास अभी निकाला था मैंने, अभी मैंने मॉलिक्यूलर मास निकाला था, कितना आ रहा था? 26 ग्राम पर मोल। तो यहां से एन फैक्टर कितना आ जाएगा? दिस अपॉन दिस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? और इसी एन को इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा? C2H2। अच्छे से कर जाओ। क्लियर हो गया बच्चे? चारों क्वेश्चन करा दिए बच्चे, बने ये इंपॉर्टेंट है। आओ जी,
क्वेश्चन नंबर 1.8 मेरा खुद का फेवरेट क्वेश्चन है, जरूर करके जाइएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 3 मोलर NaCl दे रखा है। 3 मोलर क्या दे रखा है बच्चों? NaCl। और आपके तो स्कूल में शायद कंसंट्रेशन टर्म के न्यूमेरिकल आई नहीं है, नहीं आ रहे आपके स्कूल में, नहीं आ रही कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन टर्म काट दी ना, मोल ले फिर तो। और जो अभी क्वेश्चन कराए हैं वो कंसंट्रेशन टर्म के ही हैं, ध्यान रखियो। स्टोइचियोमेट्री, स्टोइचियोमेट्री में कंसंट्रेशन टर्म के क्वेश्चन होते हैं। मॉड्यूलेट को आ जाओ जी। NaCl की क्या दे दी आपको? पीछे बात ना बटा। NaCl की क्या दे दी आपको? मोलैलिटी। और ये ग्राम पर ml, ये क्या दे दिया आपको? डेंसिटी। क्या मांग रहा है वो? मोलैलिटी। सबसे पहले 3 मोलर को एक्सपैंड कर दो। 3 मोल NaCl, मोलर इन 1 लीटर, 1 लीटर। और मोल, मोल मतलब मॉलिक्यूलर मास होता है, तो 3 इंटू मॉलिक्यूलर मास। NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बच्चों? 58 पॉइंट, अरे बोलो, ये NaCl का मास हो गया, समझ आ गया जी। तो आपको दिया था 3 मोलर, पर उस 3 मोलर से आपने क्या क्या लिख लिया? मोल 3, मास 3 इंटू मॉलिक्यूलर मास, वॉल्यूम तो 1000 हो ही गया। अब आपसे मांगा क्या है? मोलैलिटी स्मॉल m, फॉर्मूला नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय मोलैलिटी है, वेट ऑफ, किसका वेट होता है यहां पे जल्दी बोलो भाई? सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय, अब मोल्स तो 3 लिखे ही हैं, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास होगा मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। कोई शक नहीं किसी को? ऊपर 1000 तो चल ही रहा है, लो जी ऊपर 3000 तो रहेगा ही, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। देखो बच्चे, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन होगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अरे ये फॉर्मूला बचपन में याद किया था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू, अब मुझे मास किसका चाहिए? तो डेंसिटी भी सॉल्यूशन की, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का। आओ जरा, मास ऑफ सॉल्यूशन डी इंटू वी, डी कितना दे रखा है? 1 पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? अरे बोलो, माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, ये रहा मास ऑफ सॉल्यूट, ये रहा 3 इंटू 58 पॉइंट। कर लोगे क्वेश्चन बच्चे ये वाला? बोलिए, आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चे। ये तो न्यूमेरिकल मैंने आपको बता दिया, लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। देखिए जी, ये कुछ क्वेश्चन है MCQ के, आप इनको ट्राई कर सकते हैं, मैं आपके साथ इसकी PDF शेयर कर दूंगा। ठीक है जी, मैं इसकी PDF शेयर कर दूंगा बच्चे, आप इस पर ट्राई कर लोगे। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 11, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है। आप सीधा क्या निकालो, सीधा मोल्स निकालो ना, समझ में आ गया। अब 15 को किससे डिवाइड करोगे, 22 पॉइंट। देखो बच्चे, वॉल्यूम है तो 22/4 से डिवाइड होगा, मास है तो मोलर मास से डिवाइड होगा, नंबर है तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड होगा। क्लियर है। ये भी 5 लीटर है तो 5 अपॉन, ये मास है 0.5 अपॉन H2 का मोलर मास कितना होता है बच्चों, अब ये 10 ग्राम है, 10 ग्राम है, O2 है। अब आपको क्या लग रहा है कि सबसे बड़ा आंसर किस में आने वाला है, ABCD, सबसे बड़ा आंसर बोलो। तो जिसमें मोल्स ज्यादा उसमें मॉलिक्यूल ज्यादा। क्लियर हो गया बच्चों, तो आंसर ये हो गया। कर लो ऐसे क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन नंबर 14 भी वही है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है किसमें नंबर ऑफ आइटम ज्यादा है, किसमें नंबर ऑफ आइटम ज्यादा है, क्या करेंगे, मोल्स निकालेंगे सीधा। आओ, 24 है, मास दिया हुआ तो 26 है, डिवाइडेड बाय 20, 56 डिवाइडेड बाय 50, 108 डिवाइडेड बाय 100। सबके मोल्स 1 आ रहे हैं, बस एक ही है जिसके मोल्स 2 आ रहे हैं। किसके मोल्स 2 आ रहे हैं, तो ए में मोल ज्यादा है तो आंसर बी हो जाएगा। 15 क्वेश्चन भी वही है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ आइटम, सबसे कम आइटम किसमें होंगे। अब बताओ क्या निकालना है, सबसे कम मोल्स। पहले में तो दिया ही क्या हुआ है, मोल ही दिया हुआ है, इसको थोड़ा कुछ करना है। 11.2 लीटर डिवाइडेड बाय 22/4, आधा लीटर आधा मोल हो गया, 0.1 मोल, मतलब ये आंसर तो नहीं हो सकता, 0.5 मोल है। 22 अपॉन 44, ये भी 0.5 है, मुझको ए लग रहा है, ज्यादा आंसर ए लग रहा है। हाँ अब ये देखो, अब ये दे रखा है 22.4 इंटू 10 की पावर मिली, मिली मिली कितना होता है भाई, डिवाइडेड बाय 22 पॉइंट, तो ये भी 1 आ गया, तो ऑप्शन ए। ऐसे क्वेश्चन कर लोगे बच्चे, मतलब ऐसे क्वेश्चन का ट्रेंड ज्यादा है, किसमें एटम ज्यादा, किसमें एटम कम, मॉलिक्यूल ज्यादा, मॉलिक्यूल कम, ट्रेंड ज्यादा है ऐसे क्वेश्चन। इसमें तो एक मोल आ रहा है ना, उससे छोटा पूछा बच्चे, ये देखो आप दिखाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है बच्चे, एक बार चेक कर लेना ऐसे क्वेश्चन को, कहीं उल्टा करो बच्चे एग्जाम में। आओ क्वेश्चन नंबर 16, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन एक पूरा न्यूमेरिकल है, दिखाता हूं। कह रहा है इतने एटम इतने ग्राम के हैं, बताओ एटॉमिक मास क्या। अभी मैंने नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या सिखाया था आपको बच्चों, क्या सिखाया था नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, नंबर अपॉन एवोगैड्रो मास अपॉन, आपको नंबर दे रखा है, नंबर कितना दे रखा है, 4.6 इंटू 10⁻22 दे दिया। एवोगैड्रो नंबर तो याद ही है आपको, 6.022 10⁻23। मास भी आपको दे दिया, मास कितना दे दिया आपको, चेक करो, सीधा क्या निकालना है, मोलर मास। कर लोगे इस क्वेश्चन को भी, क्या आंसर 180 आ रहा है। अब आपको समझ में आएगा 18वां क्वेश्चन की अहमियत। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास यूनिट क्या होगी। अब जल्दी मत करना, ये भी 1.6 है, ये भी 1.6 है, ये -24 kg है, -27 kg है, और मैंने आपको जो 1 U की यूनिट याद कराई है ना, वो ग्राम में याद कराई है। 1 U इज इक्वल टू 1.66 10⁻⁻27, सॉरी -24 ग्राम, तो किलोग्राम में तो 10⁻³ और हो जाएगा, आंसर डी। अब देखिए, अब आपको मीथेन का वॉल्यूम दे रखा है और मीथेन का क्या पूछा है,
मोल कंसेप्ट कैसे? मास पूछा है, अब तो मास को किससे डिवाइड करोगे? मोलर मास से। मीथेन का मोलर मास कितना होता है भाई? 16 112। और सुन लो सभी बच्चों, ये मिलीलीटर ही है, ये मिलीलीटर ही है। अगर ये मिलीलीटर है तो 10 की पावर क्या हो जाएगा? निकाल लोगे मास? बोलिए बच्चों। सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर एक ही बात होती है, घबराना मत। बाकी मैं ये वर्कशीट आपका जरूर शेयर करूंगा, आप इसको जरूर सोल्व कर लेना। 25th भी वही है, मॉलिक्यूल निकालने, मास दे रखा, कैसे करेंगे? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, इक्वेट कर देना, क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26 में सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है आपको। कह रहे 2 ग्राम O2 है इस कंडीशन पे। आप बताओ ये कंडीशन एससीपी की तो होती है, ठीक है, मोल कंसेप्ट लग सकता है। कह रहे वॉल्यूम कितना होगा, आ जाओ। 2 अपॉन मास अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम अपॉन 22.4 हो जाएगा बच्चे, वॉल्यूम भी कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस। आओ जी, फिर वही क्वेश्चन आ गया, पर ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया। विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, क्वेश्चन तो मोल ही होने। देखो ये 2 मोल एसेट है, ये 6 मोल एस है, पर ध्यान का देना है, एक मोल एसेट में 8 सल्फर भी तो होते हैं। मेरी समझ में आई नहीं आई? तो ये 2 मोल है, ये 6 मोल है, पर ये 8 इससे मल्टीप्लाई भी तो हो जाएगा। नहीं समझ में आई? तो मतलब मोल किसके ज्यादा हुए? सल्फर के मोल इसमें ज्यादा हुए, इसमें ज्यादा हुए, इसमें सल्फर के मोल ज्यादा हुए। और इसमें 5.5 है, इसमें टोटल कितने एटम है? 3 इससे मल्टीप्लाई कर देना, 15 के करीब हो जाएगा। समझ में आ गई बात? और इसमें कितने एटम्स हैं? 3 पर इसके मोल भी तो निकालने पड़ेंगे, इसका तो मोल सबसे कम हो जाएंगे, इसमें आंसर नहीं आएगा। अब बताओ आंसर क्या बन रहा है? सी ऑप्शन बन रही है। समझ में आ गया? इसमें क्यों सबसे ज्यादा आइटम्स होंगे? क्योंकि एक मॉलिक्यूल में कितने आइटम है? 3, तो 3 इससे मल्टीप्लाई भी तो होगा मोल से। समझ में आ गया? सबसे ज्यादा मोल ऑफ आइटम किसमें हो जाएंगे? इसके अंदर। तो बच्चा किसको ऑप्ट करता है? उसको लगता है 6 मोल है, पर है भी तो सिर्फ सल्फर उसमें, इसमें सल्फर भी है, 2 ऑक्सीजन भी है। अब 33 क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, सुनो क्यों बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बताता हूं। कह रहा है कितने एच एटम, कितने ग्राम इथेनॉल में होंगे? अभी मैंने आपको क्या सिखाया, अगर मॉलिक्यूल का मास दिया हो, उस मॉलिक्यूल के मास से हम एटम का मास निकाल सकते हैं ना। आओ जरा उसी तरीके को दोबारा फॉलो करते हैं। इथेनॉल क्या होता है मेरे बच्चों, जल्दी बताओ। इथेनॉल ये होता है, पहले इसमें मास ऑफ एच तो निकाल लो, आ जाओ। बताओ जी मास ऑफ एच कैसे निकालेंगे? टोटल 6 एच है, टोटल कितने एच हैं? तो एच का मास 6 हो गया। पूरा इथेनॉल का मास कितना होगा? पूरा इथेनॉल का मास होगा 24 और 6 और 16, 46 हो गया। इंटू में इथेनॉल है कितना? 0.0। बताओ बच्चों यहां से आप क्या निकाल लेंगे? एच आ गया। अब एच से एच के एटम निकाल लोगे कैसे? वही मोल कंसेप्ट, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, मास अपॉन, बस निकाल लो। हमें नंबर निकालना है, एवोगैड्रो नंबर पता ही है, मास आपने कहां निकाल लिया एच का, और एच का मोलर मास कितना पुट करोगे? 1 हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसमें वो कंसेप्ट आ गया जो अभी आपको सिखाया था।
कि डायरेक्ट एटम कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूल के अंदर से। क्लियर हो गया? इसमें कुछ ना वो क्वेश्चन भी जो आपके सिलेबस में नहीं है, आप उनकी टेंशन मत लेना बच्चों। चलिए, हाँ, फर्स्ट चैप्टर में समझ में आ गया कैसे करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों। और किसी को कोई भी डाउट हो मेरे पास इस नंबर से कांटेक्ट कर सकता है, नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे। हमारी नेक्स्ट क्लास कल ही होगी। कल कल हमारी क्लास होगी 7:30 to 9 हमारी कल क्लास होगी बच्चों।